हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 6। और आज का ना हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है अपना मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगर आप लोग की स्कूल की पीरियोडिक टेस्ट होती है, यूनिट टेस्ट होती है या तो फिर हाफ ईयरली टेस्ट होती है, तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन 5 मार्क में देखने को मिल सकता है। और अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग आपको 1 मार्क में देखने को मिलेगा, ठीक है, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं गारंटी देता हूं ये वाला टॉपिक मैं जैसा आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूंगा ना, वैसा आपको कहीं पे भी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। चाहे आपकी स्कूल हो, चाहे पूरा यूट्यूब देख लो, मैं प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है। बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक 11th ग्रुप की, मतलब 11th का ग्रुप है जहां पे काफी बच्चे ज्वाइन है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिसकी वजह से आपको हर तरह की वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और स्टडी मटेरियल भी उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो शुरुआत करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के साथ। तो मैं आपको इसका मीनिंग समझाने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं। बात करें तो मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन, उसमें हमने देखा था कि दो टाइप्स थे, ठीक है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं कि वो होता क्या है। और देखो, आज का अगर ये वीडियो देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन को बेसिकली आइडियल मार्केट कहा जाता है। सो व्हाट इज आइडियल मार्केट? कि सबसे बेस्ट मार्केट है, ये ऐसा परफेक्ट मार्केट है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई इसको आइडियल मार्केट कहते हैं। जो आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है, या आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करें तो इट इज पॉसिबल थियोरेटिकली, ये वाला जो मार्केट है ना, वो थियोरेटिकली ज्यादा देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, इस पे मैं फोकस कर रहा हूं, ठीक है, फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मार्केट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको अलग अलग एग्जांपल्स भी दूंगा इसके रिलेटेड, और अपना खुद का भी एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात करें तो ये मार्केट रेयरली ऑब्जर्व्ड है, आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। बिकॉज इसकी जो टर्म्स है ना, ये मार्केट की टर्म्स कंडीशन जल्दी किसी के साथ मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। मान लो 3-4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई, 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेगी, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये रेयरली ऑब्जर्व करने में आता है। और इकोनॉमिक्स के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। चलो अब अपने इसका मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग हम लोग, मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग ना इसका अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लेफ्टविच वाला ही मीनिंग करना, बहुत बढ़िया मीनिंग देके रखा है। मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूं। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिस्टम है जहां पे काफी सारे फर्म्स होते हैं जो सेम प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं मार्केट में। तो याद रखना, पहली चीज, ये मार्केट में जितने भी बेच रहे हैं ना, वो सबके सब सेम प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, विथ नो फर्म लार्ज इनफ दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, यानी कि इसमें जितनी भी फर्म होती है वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि वो मार्केट की प्राइस को बदल के रख दे। यानी कि इसमें जितने भी फर्म्स है, जितने भी सेलर्स है ना, वो सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। तो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, और आपस में कंपटीशन भी कर रहे हैं। सोचो कितना बढ़िया मार्केट है ना, कि इसमें कोई भी फर्म ले लो या कोई भी बायर है, कोई भी सेलर है, प्राइस चेंज नहीं करता, सब लोग सेम प्राइस पे ही बेचते हैं पूरे मार्केट के अंदर। बोलो, क्लियर हो गया? तो ऐसे ही मार्केट को अपने परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। यहां पे ना मैंने अपना एक एग्जांपल खुद का बनाया है, जो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे। ये 100% सही तो नहीं है, पर आप रिलेट कर पाओगे। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं अमूल का। आप देखना कि पूरे गुजरात में और काफी इंडिया के अंदर भी काफी सारी अमूल की शॉप्स है, आपने देखी होगी। सारी अमूल की शॉप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है, पहली चीज। दूसरी, सब लोग सेम प्रोडक्ट रखते हैं। तीसरा, सब लोग सेम प्राइस रखते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइस बदलता नहीं है, सब जगह सेम प्राइस, सेम प्रोडक्ट, और आपस में कंपटीशन भी करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ परफेक्ट कंपटीशन का। और दूसरा अपना एग्जांपल दे सकते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जैसे मान लो एक हम कहेंगे कि वीट का होलसेल
मार्केट है, वहां पे जितने भी फार्मर्स है जो व्हीट लेकर के आ रहे हैं उन सबको सेम प्राइस में मिलेगा, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस है, और सब लोग आपस में कंपटीशन भी करते हैं कि कौन ज्यादा बेचेगा उसके अंदर। बोलो क्लियर हो गया? तो ये दो एग्जांपल दिए हैं जिसके बेसिस पे अपनी पूरा टॉपिक अच्छे से समझेंगे, और जब मैं आपको इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा ना तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर 1 मार्क में आता है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, तो आप ये वाला मीनिंग लिख लेना, याद कर लेना अच्छे से, बहुत ईजी है, प्रोफेसर लेफ्टविच का। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क का है, ठीक है, और इसमें आपको लर्न करने हैं हेड पॉइंट्स। तो हेड पॉइंट्स अच्छे से लर्न करके जाना, अंदर आप खुद बना के लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से सुन लेते हो ना तो आप अपने ओन वर्ड्स में डेफिनेटली बना के लिख सकते हो, आपको कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं, न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। तो इस तरह से टोटल देख लो 6 पॉइंट्स है, न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। आगे देखते हैं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। तो देखो बढ़िया तरीके से बताता हूं, ये मार्केट में आपको बहुत सारे बायर मिलेंगे और बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इस मार्केट में देखने को मिलते हैं, एंड इसमें से जो सेलर है, एक सिंगल सेलर बहुत छोटा पार्ट माना जाता है मार्केट का। एक सिंगल सेलर हो चाहे सिंगल बायर हो, दोनों ही मार्केट के बहुत छोटे पार्ट है, एंड ड्यू टू विच ही कैन नॉट कंट्रोल और मोनोपोलाइज द मार्केट, और जिसकी वजह से वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही मार्केट को मोनोपोली ला सकता है एक अकेला बायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अकेला बायर मार्केट की प्राइस को बदलने की ताकत नहीं रखता, ठीक है। अगर इन केस वो बदलता भी है ना तो पूरा मार्केट नहीं बदलेगा, ऊपर से उसको निकाल भी दिया जा सकता है मार्केट से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सारे के सारे सेलर सेम प्राइस पे बेचते हैं। एक एग्जांपल दिया है, एक व्हीट फार्म है, ठीक है, द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सिंगल फार्मर। सोचो एक व्हीट मार्केट है, उसमें बहुत सारे फार्मर अपना व्हीट लेके आ रहे हैं। सोचो एक फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो क्या टोटल व्हीट के प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला है? एक अकेले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई मार्केट में वो प्राइस भी बदल पाएगा नहीं, मोनोपोलाइज नहीं कर सकता मार्केट को, ठीक है। तो मार्केट का एक छोटा पार्ट होने की वजह से जो सेलर है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को, एंड सिमिलरली बायर जो है वो भी काफी सारे बायर्स होते हैं, ठीक है, और जो बायर्स होते हैं ना वो लोग भी मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पे मार्केट प्राइस डिसाइड करता कौन है? तो मार्केट प्राइस डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है, कि मार्केट में कितनी डिमांड है और उसका कितना सप्लाई हो रहा है, उस बेसिस पे मार्केट की प्राइस जो है वो डिसाइड की जाती है। जैसे आप देख लो, आप सब्जी लेने जाते हो तो कौन डिसाइड करता है? सब जगह सेम भाव होता है, फिर भी वो मार्केट के डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि वो सब्जियों का या कोई वेजिटेबल्स फ्रूट का रेट क्या होगा। बोलो क्लियर हो गया? ये अपने ने ऑलरेडी डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ लिया है कि कैसे रेट डिसाइड किया जाता है। बोलो क्लियर? तो याद रखना पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। देखो ये मार्केट में आपको सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चाहे फिर वो प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट मतलब सिमिलर फीचर्स की हो, चाहे सेम फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी सब कुछ सेम होगा इस मार्केट में, ठीक है। तो ये बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो सिमिलर होती है, ठीक है, सारी तरीके से सिमिलर होती है, जिसकी वजह से अपने इसको आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, एंड दे कैन बी टेकन एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। मतलब मैं एक की जगह दूसरे को भी यूज करूंगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सब एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मानी जाती है। आगे बात करें तो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो आइडेंटिकल है, तो प्रोड्यूसर और सेलर अपनी भाव मतलब अपना जो प्राइस है ना वो अलग सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी सेम बेच रहे हैं जो मार्केट में बाकी सब लोग बेच रहे हैं, उनसे कुछ अलग तो नहीं बेच रहा। सो दैट्स व्हाई वो अपने प्राइस को अलग डिसाइड नहीं कर सकता। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की प्राइस सेम रहती है, और बायर भी, अगर मान लो कोई सेलर है, आप अमूल की दुकान पे गए, अगर मान लो कि सेलर जो है वो आपको कुछ अलग प्राइस बोल रहा है, तो क्या आप पे करोगे? नहीं करेंगे। या तो मान लो कि जो वीट का होलसेल मार्केट है उसमें कोई बायर गया खरीदने, तो उसको मार्केट का भाव पता है, अगर सेलर कुछ अलग भाव बोलेगा तो वो रेडी नहीं होगा कि वो प्राइस उसको दे दे, ठीक है। दैट्स व्हाई बायर भी रेडी नहीं होता ज्यादा प्राइस देने के लिए, ठीक है, सेम क्वालिटी और कैरेक्टर, क्योंकि उसके बाजू वाला वही भाव पे बेच रहा है जो पूरे मार्केट में चल रहा है। अगर वो ज्यादा भाव बोलेगा तो बोले ठीक है तू रहने दे, तेरे से नहीं खरीदना, तेरे बाजू वाले से हम जाके खरीद लेंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो इसको ही बोलेंगे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। देन है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म।
ये मार्केट में कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है, ठीक है। जनरली एंट्री एग्जिट किस पे डिपेंड करता है वो मैं आपको समझाता हूं। अब देखो क्या होता है, एक फर्म है, एक बिजनेस है जो ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, जिसको अपने बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। वो ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, तो उसको देख के दूसरी फर्म एंटर करेंगे मार्केट में कि यार वो तो बहुत जोरदार प्रॉफिट कर रहा है, ऐसा करते हैं अपने भी यही बिजनेस करते हैं, इसमें ही अपने धंधा चालू करते हैं, यही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको देख के नए नए फर्म्स फ्री है मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है, मार्केट में एंटर करते हैं। अब होता क्या है, अब उसको देख के तो आ गए, अब धंधा करना आया नहीं, उनको क्या सफर करना पड़ता है, उनको एबनॉर्मल लॉस देखना पड़ता है, मतलब अच्छा खासा घाटा हो जाता है। अब लॉस हो जाता है तो वो फ्री है, मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको ऐसा बहुत देखने को मिलता है जब एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो एंट्री और एग्जिट दोनों चलती रहती है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए बहुत नए नए फर्म खुलते हैं, नई दुकानें खुलती है, वो आते हैं बंद करके चले जाते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में नए नए फार्मर्स आते हैं, फिर नहीं पोसाता है, बंद करके चले जाते हैं, मतलब कि फिर वो नहीं करते वही चीज का प्रोडक्शन। तो इस तरह से फ्री एंट्री और एग्जिट है इस मार्केट में। फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ द फर्म एंटर इन द मार्केट, शॉर्ट टाइम के लिए वो आता है, क्यों? क्योंकि दूसरों का प्रॉफिट देख के वो अट्रैक्ट हुआ था। अब क्या होता है, अपना लॉस हो जाता है तो वो मार्केट को एग्जिट कर देता है। एंड बट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट, इन द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, अगर सोचो लॉन्ग टर्म तक वो टिक गया मार्केट में, भले लॉस हो रहा है देख लिया जाएगा, लंबे समय तक अगर वो टिक गया ना तो उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो कोई भी फर्म मूवमेंट नहीं करती। मतलब मान लो कि कोई नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहा है, तो जनरली उस बिजनेस में ज्यादा और लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, जान दो, उससे अच्छा वो बिजनेस देखे जहाँ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो बिकॉज व्हेन द इंडस्ट्री रीचेज एट नॉर्मल प्रॉफिट, पूरे इंडस्ट्री में जब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, देन नो अट्रैक्शन टू गेन हायर प्रॉफिट, ठीक है। तो कोई भी तरह का अट्रैक्शन नहीं है, तो कोई जनरली एंटर नहीं करता। तो लोग एंट्री कब करते हैं इस मार्केट में, जब एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो, और जब लोग छोड़ के भी चले जाते हैं जब एबनॉर्मल लॉस होता है। बट अगर मान लो कि इस मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा करार ठीक ठाक प्रॉफिट कर रहा है, तो जल्दी कोई मार्केट में एंट्री नहीं लेता। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके वापस देखो, वापस वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दिमाग में ना एक विजुअल इमेज क्रिएट करो, जिसकी वजह से आप अच्छे से समझ पाओगे। मैं जो जो बोल रहा हूं ना, एक विजुअलाइज करते जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। ये मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूसर और बायर्स है, सेलर्स है, उनको ना मार्केट का कंप्लीट नॉलेज होता है। उनको पता होती है कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है, क्या चल रहा है, हर एक चीज तीनों को पता होती है, प्रोड्यूसर को, बायर को, सेलर को, ठीक है। और उनको पता होती है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। दे अवेयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द आइडेंटिकल और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। उनको पता है कि आइडेंटिकल और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स की भी क्या प्राइस है, हर एक चीज पता है। दस इन दिस मार्केट, इसकी वजह से इस मार्केट में सेलर जो है वो कभी भी अपनी प्राइस बदलता नहीं है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, और जो बायर है उसको भी पता है कि प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या रहने वाली है, तो सेलर को भी वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार होगा नहीं, ठीक है। और अगर उसको अपनी डिमांड बना के रखनी है सेलर को, तो सेम प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो ज्यादा बोलेगा तो लोग उससे नहीं खरीदेंगे, उसके बाजू वाले से खरीद लेंगे, ठीक है। देन है दस इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में बायर, सेलर, प्रोड्यूसर अवेयर है। एक की एक चीज देखो रिपीट हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। अगर आप मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लेते हो तो एग्जाम में खुद बना के भी लिख सकते हो कि इस मार्केट में तीनों जन, बायर, सेलर और प्रोड्यूसर, तीनों जन सेम प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है। उनको पता होती है प्राइस को, सेम क्वालिटी की चीजें बेची जाती है, और दैट्स व्हाई ये एक एमसीक्यूज में आता है, 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरह का डिमांड कर्व देखने को मिलता है। तो याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ये अपने ने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो याद रखना कि यहां पे जब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बनाया जाता है, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमसीक्यूज या तो 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर 5। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इसको देख के मैं हंसा क्यों? इसका एक रीजन है। ये इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है ना, मैंने खुद अभी वीडियो बनाने से पहले रिसर्च किया कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। और मैंने काफी सारे सोर्सेज से समझने की कोशिश की, कुछ बुक्स पढ़ी है। अगर ये टॉपिक, ये जो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके स्कूल में या कहीं पे समझा देते हैं ना, तो वो सच्चा इकोनॉमिक्स का फैकल्टी है, ठीक है। मैं सीधा सीधा चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या देके रखा है ना, उसको थोड़ा शांति से समझना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा ये टॉपिक, ठीक है, जो देके रखा है। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या होता है ये तो आप सबको पता है, ठीक है। क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो फैक्टर्स होता है ना वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होता है जो बदल सकते हैं, ठीक है, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। मोबाइल होते हैं, ठीक है, मोबाइल मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिजिकल, प्रोफेशनल और यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चारों के चार अपना डायनामिक नेचर रखते हैं, बदलते रहते हैं। और मोबाइल हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने को मोबाइल कहेंगे, ठीक है। और मोबिलिटी मतलब भी यही होता है कि ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने को ही अपने मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। इसमें मैं एग्जांपल देता हूं फार्मिंग सेक्टर का, ठीक है। एक फार्मर है, उसका खेत है, उसके अंदर ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लगे हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों मिलकर के प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है कि पूरे मार्केट में जितने भी फार्मर्स है, वो जो भी, जैसे मान लो वीट प्रोड्यूस करने वाले जितने भी फार्मर्स है, वो लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं? सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब लोग वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन सभी को अपनी वीट की प्राइस सेम मिलने वाली है। जो भी मार्केट में जाके बेचेंगे, वीट के होलसेल मार्केट में जाके बेचेंगे ना, तो उन सबको सेम प्राइस मिलेगी। तो जो प्राइस है सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की, अपना एग्जांपल किसका दे रहे हैं? वीट का, कि जो वीट है उनको उस पे तो प्राइस तो सेम मिलने वाली है। कोई भी फार्मर जाए, मान लो उस गांव के अंदर 15 फार्मर है, ठीक है, या 20 फार्मर है, तो वो 20 के 20 फार्मर को जो वो उगा रहे हैं, यानी कि उनका जो प्रोडक्शन होगा उस पे प्राइस क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, ठीक है। तो अब होता क्या है? सिमिलरली द प्राइस कंपेंसेशन ऑफ द फैक्टर्स रिमेन द सेम। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है, ठीक है, उसका खेत है, उसमें वो जो भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उसकी प्राइस उसको क्या मिलेगी? जो मार्केट में चल रही है, ठीक है, वही मिलेगी जो मार्केट में चल रही है, यानी कि सेम प्राइस मिलेगी जो मार्केट में चल रही है। डन है? इतना क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है, वो फार्मर अकेला तो काम करेगा नहीं, वो अपने मतलब फार्म के अंदर काम करवाएगा लेबर्स से, ठीक है।
तो लेबर्स को वो जो पेमेंट कर रहा है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे वो लेबर ये ए फार्मर है उसके पास काम करे, ये अपने इसका नाम दे देते हैं, मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स लेबर है जो ए के यहाँ काम कर रहा है और इसके जैसे और भी काफी सारे हैं, ठीक है, जो इसके यहाँ काम कर रहे हैं। तो ए जो पेमेंट कर रहा है वही पेमेंट बाकी के फार्मर भी उसको करेंगे, ठीक है, चाहे फार्मर बी हो चाहे फार्मर सी हो या जितने भी 20 के 20 फार्मर हो ना, सब लोग इन लेबर्स को सेम पेमेंट ही करेंगे। क्यों सेम करेंगे? क्योंकि इससे जो आउटपुट निकलेगा वो सबका तो सेम है, वो लोग अपने फार्म में से जो भी प्रोडक्शन होगा सब कुछ निकलेगा वो तो सेम है, तो वो अपने लेबर्स को भी क्या करेगा, सेम भाव देगा। ये भी जो भाव दे रहा है वो देगा, बी भी सेम भाव देगा, सी भी सेम भाव देगा। मतलब कि यहां पे जो प्राइस मिलती है, कंपेंसेशन मिलता है, किसको कंपेंसेशन मिलता है, लेबर्स को, कैपिटल को। अब लैंड पे होता है रेंट, तो उस गांव में जितनी भी लैंड है अगर फार्मर की खुद की नहीं है तो अगर मान लो वो एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट भी सेम मिलता है, अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो, ठीक है, जो बाकी सबके खेत में हो रहा है वही प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो लैंड अपनी नहीं है दूसरे की है तो सब उसको भी सेम रेंट भरना है जो बाकी के लोग रेंट भर रहे हैं। अगर मान लो उसके पास लेबर, तो उसके पास जो लेबर को दे रहा है बाकी लोग भी सेम प्राइस लेबर को दे रहे हैं, तो सब कुछ क्या है, सेम है। समझे ना? मतलब जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर वो फैक्टर्स है उनको सबको सेम मिलता है। क्यों सेम मिलता है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उनकी प्राइस सबकी क्या है, सेम है। सेम प्रोडक्ट की प्राइस सेम है तो वो लोग उनका खर्चा भी सेम ही करते हैं। तो इस वजह से जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कंपेंसेशन लो टू हाई हो ही नहीं सकता। मतलब मान लो ये दे रहा है 500 रुपए, ठीक है, तो ये 1000 रुपए नहीं देगा, ये मना कर देगा कि भाई तू घर पे चले जा, जो जहां काम करता था वहां चले जा, मैं तेरे को 1000 रुपए नहीं दूंगा। इवन वो 600 रुपए देने को भी तैयार नहीं होगा, बोल रहा है मार्केट में 500 चल रहा है तो तेरे को 500 ही मिलेगा दिन का, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ऐसा कहेंगे कि जो रिफ्रेन करेंगे शिफ्टिंग करने से, जो लैंड है वो भी कोई शिफ्ट नहीं करना चाहेगा, लेबर भी शिफ्ट नहीं करना चाहेगा और कैपिटल भी सेम रखेगा, यानी कि मशीन्स वगैरह है वो भी सेम रखेगा, सब कुछ सेम रहेगा। दैट्स व्हाई इसके जो नेचर है वो डायनामिक और मोबाइल है, बदल सकता है पर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जल्दी कोई बदलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्म्स है वो सारे के सारे फैक्टर्स को यूनिफॉर्मली कंपेंसेटेड कर रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है सेम और कंपेंसेशन मतलब होता है इनको जो भी इनकम हो रही है, चाहे फिर लेबर को इनकम हो रही है या लैंड के ऊपर जो रेंट आ रहा है वो सब जगह सेम है, ठीक है। सो दैट्स वाई कोई भी मूव करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, चाहे फिर वो लेबर हो चाहे फिर लैंड हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी एक जगह से दूसरी मूव नहीं करना चाहेगा क्योंकि सब जगह सेम प्राइस ही चल रहा है। बोलो क्लियर हुआ ना? मैंने जी जान लगा दिया, मैंने बेस्ट समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है, एग्जाम्पल भी परफेक्ट दिया है। ये देखो एक्चुअली में ना ये मार्केट ऐसा है कि इसमें आप 10 एग्जाम्पल दो सबके सब कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करेगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर नहीं है। सो दैट्स वाई ये रेयरली होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, पर मैंने रिसर्च किया, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो जनरली शिफ्ट नहीं होते। रिफ्रेन का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है, शिफ्ट नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि दूसरी जगह जाएंगे ना तो उनको सेम का सेम रिटर्न ही मिलेगा। सो दैट्स वाई वो मूव नहीं करते, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सेम जो चल रहा है वही चलने देते हैं। बोलो क्लियर हुआ? सो दैट्स वाई मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता इस मार्केट के अंदर। डन। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं और वो है नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। ये भी बहुत बढ़िया है। देखो ये मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना वो ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, बहुत कम खर्चा होता है, नॉमिनल खर्चा होता है, ठीक है, उनका टोटल एक्सपेंस के कंपेयर में उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बहुत कम होता है। सो दे आर नॉट काउंटेड, मतलब उनको काउंट किया ही नहीं जाता। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फार्मर है वो अपने खेत से जो भी वीट प्रोड्यूस किया है वो वीट को ले जाता है उस मार्केट तक, उस वीट के मार्केट तक, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो उसमें गिनेगा नहीं, क्योंकि उसके खेत से वो मार्केट बहुत नजदीक होगा, थोड़ा दूर भी होगा ना तो भी वो गिनेगा नहीं, क्योंकि बहुत मिनिमम खर्चा होता है। और वो किस में ले जाएगा? अपने ट्रैक्टर में, या उसके पास जो भी छोटा हाथी या जो भी है वो जिसमें भी ले जा रहा है उस वीट मार्केट तक, वो उसका पैसा नहीं गिनता, ठीक है, वो बहुत नॉमिनल होता है। और वीट मार्केट में तो जो बायर होता है ना वो उसको वही प्राइस देगा जो मार्केट में चल रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड नहीं करेगा।
क्लियर हुआ? एंड दस कंसिडरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू बी जीरो मेक दिस एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। तो दैट्स व्हाई इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता, जीरो होता है, बहुत नजदीक नजदीक में जगह होती है, दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखने नहीं मिलता। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक समझाई है और जी जान लगा के समझाई है। उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वापस कह देता हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये हेड पॉइंट्स अच्छे से याद करना, मीनिंग अच्छे से याद करना और अंदर खुद बना के तो लिख ही सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप सपोर्ट में कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट आपको ये सब्सक्राइब कर देनी हमारी चैनल और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो ये वीडियो। उनको बताओ कि यूजीटी एकेडमिक्स जो है वो आपके लिए वीडियोस बनाते, दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनको बताओ, सबको बोलो सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।